ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शंस के सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दे आर मेनी वन, और मेनी वन हो गया तो उनका इनवर्स नहीं बन सकता। मेनी वन क्यों होते? बिकॉज दे आर पीरियोडिक, राइट है। फिर हमने ये देखा था कि अब जबरदस्ती अगर अपने को इनवर्स बनाना ही है तो क्या करेंगे अपन, उनका डोमेन जो है उसको काट छाट देंगे। जैसे इसका डोमेन जो है अपन ने थोड़ा सा कट कर दिया था, और डोमेन कट करके हमको क्या मिला था, कुछ ऐसी शक्ल मिली थी। डोमेन को कट करने का एक छोटा सा फैशन होता है जो कि हम डिसाइड नहीं करते। जो हमारे बुजुर्ग मैथमेटिशियंस थे पुराने, जिन्होंने आईटीएफ चैप्टर डिजाइन किया है, वो लोग डिजाइन करके चले गए। तो उन्होंने बस एक चीज बोली थी कि यार हमने क्या सिंपलेस्ट इंटरवल लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे कि उन्होंने -π/2 से π/2 तक लिया, तो इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू कह देते, है ना। ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। कुछ बच्चे पूछते कि सर आप ये वाला ले लेते, ग्राफ का हिस्सा, है ना, जो लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि सर इधर भी तो आपका पूरा रेंज कवर हो जाता है। बेसिकली उन लोगों ने यही बताया था कि ऐसा ग्राफ का हिस्सा लो जो आपको पूरा रेंज दे दे, मतलब -1 से लेकर 1 तक आप ट्रैवल कर जाओ। तो -1 से 1 तक ट्रैवल तो अपन वैसे भी कर रहे थे, है ना। आप अगर इतना हिस्सा ले लेते, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी आप -1 से 1 ट्रैवल कर ही रहे हो, है ना। तो ये वाला हिस्सा क्यों नहीं लिया आपने? दो रीजन है उसके। पहला कि भाई अपन कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सा, सबसे सिंपल रीजन है कि ये आपके जो मैथमेटिशियंस थे वो बना गए हैं, तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते। दूसरा रीजन ये है कि थोड़ा सेंस भी लगता है ना कि -π/2 से लेकर π/2 ये थोड़ा सा स्मॉलेस्ट इंटरवल है। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच वी कैन गेट द कंप्लीट रेंज। नहीं समझ में आया? आप किसी को समझ में नहीं आया? सुनो, -π/2 से लेकर π/2 एक स्मॉलेस्ट इंटरवल है जहां से अपने को -1 से 1 तक का पूरा रेंज मिल सकता है। और जगह भी मिल सकता है, लेकिन वो बड़े एंगल्स हो जाएंगे ना। फिर जैसे 3π/2 से लेकर 5π/2, इसके बीच में भी आपको पूरा मिल जाएगा रेंज। लेकिन क्यों ले भाई, इतने बड़े एंगल से आप क्यों पंगा लो? सही बात है। तो हमने क्या, ग्राफ को काट छाट दिया। ग्राफ को काटने के बाद उसका नया डोमेन जो है वो क्या हो गया, ये चीज, दैट इज -π/2 से π/2, और उसका नया रेंज, नया रेंज कुछ भी नहीं है, वही पुराने रेंज के बराबर है। -1 से, पॉइंटर दिख रहा है आपको, -1 से लेकर 1, राइट है। अच्छा, अब ये फंक्शन 1 भी है और ये ऑन टू भी है, क्योंकि आई हैव डिफाइंड इट इन सच अ मैनर कि ये फंक्शन 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने नोटिस किया है, चलो मैं उसको बाद में एड्रेस करूंगा, कि लेक्चर के बीच में गायब हो जाते हैं, है ना। तो वो पता चल जाता है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बट बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बीच में, बहुत सारे मतलब 2-4 हैं जो बीच में गायब हो जाते हैं। तो डोंट डू दैट, है ना, पूरा आखिरी तक देखो। देखिए भाई, तो क्या हो गया, -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1, मैंने इसको नए तरीके से डिफाइन करा है। डिफाइन ऐसे करा है कि नया डोमेन ये हो जाएगा, आपको इरेजर दिख रहा है, मैंने वहां से फॉलो करो, -π/2 से लेकर π/2, दिस इज द न्यू डोमेन, एंड रेंज तो वही पुरानी। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, आपका जो फंक्शन है उसका एक्चुअल रेंज कितना है, -1 से 1, और कोडोमेन कितना है, ये जो हमने खुद से डिफाइन करा है। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। 1 ऑन टू है मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब यू कैन ड्रॉ द इनवर्स। अब इनवर्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैंने आपको बताया था। न्यूली डिफाइंड फंक्शन भी अपन ने लिखा था, फिर लिखा भी था एक्चुअल रेंज को अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा था, तो वो सारी चीज़ें तो वैसे भी अपने आप में समझ में आएगी, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। अभी फिलहाल कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आपको जब 1 1 ऑन टू डिफाइन करना होता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है। रुक जाओ, थोड़ा वेट करेंगे ना, सिस्टम जो है वो क्रैश भी हो गया हैंग होने के साथ साथ, तो वी जस्ट वेट फॉर सम टाइम। या काफ़ी जल्दी आ गया। हाँ जी, तो मैं आपको यही बता रहा था कि हम लोगों ने सबसे पहले साइन इनवर्स का इनवर्स भी ड्रॉ कर लिया था। कैसे ड्रॉ करते हैं इनवर्स, आपको फंक्शन बनाना है और उसका फोटो ले लेना है, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू x के अबाउट, इनवर्स आ जाएगा, नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x ए पीरियोडिक होता है। क्यों ए पीरियोडिक? इसलिए होता है क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ग्राफ, ये येलो वाला ग्राफ देख पा रहे हो, बस बस इतना ही ग्राफ है, दैट्स इट। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये साइड में कहीं जा रहा है, ये ना रिपीट कर रहा है, और ये फिक्स्ड है, अनबाउंडेड भी नहीं है, दिस इज बाउंडेड। तो बाउंडेड फंक्शन होने की वजह से पहली बात तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि दिस इज बाउंडेड। फिर इसको ए पीरियोडिक कहो। ऑड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट।
ओरिजिन के अबाउट सेमेट्रिक है, सही है। फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो अपने बता दी थी, dy बाई डी एक्स आपको अभी याद करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वर्टिकल टैंजेंट जो होता है वो अपने को समझ लेना है। वर्टिकल टैंजेंट मतलब क्या हो गया कि वो तो मैंने आपको बताया ही होगा, नहीं बताया क्या, शायद लास्ट टाइम, हाँ ये बताया ना, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज टैंजेंट और ये वर्टिकल भी, तो वर्टिकल टैंजेंट भी सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा अभी रटने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, धीरे धीरे आपको इसका डोमेन और रेंज भी याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बात सुन लो बच्चों, बहुत जरूरी है। अगर आपको कहा जाए कि साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो इसका मतलब आपको ये चीज जो है x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन होगा वो अगर पूछा जाए, तो आप क्या चेक करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। साइन इनवर्स x का ग्राफ मेरे आंखों के सामने है, ये रहा, है ना। और आप चेक कैसे करते हो, यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, ध्यान से, है ना। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखोगे कि फंक्शन जो है वो ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लेजेंड होते हैं, वो लोग क्या करते बोलते हैं देखो सर फंक्शन तो डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अरे भाई आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे जाओ ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे जाओगे तो फंक्शन ये ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। आई होप अपने को इतना समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे वो तो अपने को समझ में आ ही गए थे उस वक्त, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि वन अपॉन साइन एक्स आपको बताया जा रहा है ना, इट इज नॉट वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो अगले स्टार्ट करते हैं अपन। सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करें मेरे साथ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो कॉस इनवर्स एक्स का असली ग्राफ बनाते हैं। असली ग्राफ कैसे बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का असली ग्राफ अपन ऐसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो, ये ड्रॉ मत करना आप लोग, डोंट ड्रॉ इट प्लीज़, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस। आगे भी बनेगा नो डाउट, बट मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ग्राफ क्या है, दिस इज मेनी वन। ये ग्राफ मेनी वन है, इसलिए इसका इन्वर्स बन सकता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका डोमेन काट दोगे। कैसे काटोगे, पहले तो क्या करो, पॉइंट्स मार्क कर दो। ये पॉइंट जीरो होगा, ये पाई बाई टू होगा, क्योंकि 90 पे कॉस जीरो होता है। ये तो यार अब देखो आपकी घर की काम वाली बाई भी बता देगी, ये पाई बाई टू होता है क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है ना यार। ये क्या होगा, ये अगेन पाई बाई टू का कोई और मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल तो सेकंड हो जाएगा, तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 कितना, 9 3 से 27, 270 डिग्री। ओके, 270 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो, 3 टाइम्स पाई बाई टू। और ये क्या आ जाएगा, ये तो खैर पाई होता है, सबको पता है। साइकिल, कंप्लीट साइकिल जो होगा वो जीरो से लेकर 2 पाई तक का होता है, 360 तक का होता है ना भाई साइकिल। हाँ, तो ये मैंने एक साइकिल ड्रॉ कर दिया, बट मेरे को उस ग्राफ को काटना है। किस तरह से काटना है, इस तरह से काटना है कि -1 से लेकर 1 तक का पूरा जो रेंज है वो मेरे को डिस्टर्ब ना हो, वो रेंज मुझे पूरा मिल जाए, वो रेंज डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है दिस इज -1 एंड दिस टॉप मोस्ट पॉइंट दिस इज +1। तो ये आपको रेंज पूरा चाहिए, तो डोमेन को किस तरह से काटोगे, कैसे भी काट सकते हो, ये यहाँ से यहाँ काट दो, है ना, ये वाला ले लो, ये जो येलो वाला पोर्शन है वो ले लो। लेकिन मज़ा नहीं आया ना लेने में, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाए, कोशिश होती है ना, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। या तो फिर ऐसा कोशिश करो कि स्मॉलेस्ट एंगल आ जाए, जैसे कि मेरे को ये जो है सबसे सूटेबल लग रहा है, मेरे को नहीं, जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है ना, उनको भी यही सूटेबल लगा होगा। ऐसे काटने के बहुत सारे तरीके हैं, इस ग्राफ को कट करने के बहुत सारे तरीके, बट जो उनको सूटेबल लगा उन्होंने वो पिक किया। और वो पिक करने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि हाँ, ये एंगल जो है इतना, आपने अगर येलो वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, येलो वाला ग्राफ, सिर्फ इतना ग्राफ आपने काट के रख लिया अपने पास, तो ये ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, 1 1 होगा, है ना। और ऑन टू अपन इसको बना देंगे, है ना, ऑन टू अपन इसको बना देंगे। तो कट करके मैं क्या करता हूँ, उसका नया ग्राफ बना देता हूँ। तो ग्राफ ऑफ cos x, न्यू ग्राफ, न्यूली डिफाइंड ग्राफ, न्यूली डिफाइंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। ये जो नया ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। लिखते जाइए साथ में मेरे साथ।
तो न्यूली डिफाइंड ग्राफ जो होता है, जो होगा, दैट विल लुक समवॉट लाइक दिस। बहुत इजी है, वो जो ऊपर येलो वाला बना था ना, उसी को मुझे मुझे बस ड्रॉ करना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? चेक करो, येलो वाला एकदम ऐसे ही बनेगा। एकदम ऐसे ही बनेगा। अरे भाई साहब, ये येलो वाला ग्राफ जो था ना, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। पॉइंट्स आप मुझे बताते चल जाए। ये होगा 0, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 पे cos 0 होता है और पाई पर ये -1 होता है। ये होगा आपका -1 वाला पॉइंट। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 और दिस विल बी y इज इक्वल टू +1। मुझे इसका इन्वर्स बनाना है। इन्वर्स बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, आप लोगों को याद है इन्वर्स बनाने के लिए करते क्या है? जैसे अपन ने साइन में क्या करा था, साइन में हम लोगों ने, अरे यार वो दिक्कत है जिंदगी में। हाँ भाई देख लो, साइन में हमने क्या करा था कि हाँ, हम लोगों ने ये जो डॉटेड लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया था। असली ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लोगे तो इन्वर्स आ जाएगा। सही बात है। तो असली ग्राफ का अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन लेने की ट्राई करो एक बार, जब तक मैं ये अनवांटेड चीज़ों को हटा देता हूँ। तो ये रही लाइन आपकी y इज इक्वल टू एक्स, डॉटेड लाइन में बना देता हूँ। ये रही डॉटेड लाइन, ग्रीन से बना देते हैं आज में। दिस लाइन इज लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये है लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका आपको रिफ्लेक्शन लेना है, किसका? जो व्हाइट वाला ग्राफ है ना, दिख रहा है, ये कॉस का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो कॉस का है। इसका हमें क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है। किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है? ये ग्रीन वाली लाइन के अबाउट। यही तो इन्वर्स की डेफिनेशन होती है यार, जो आपका ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट में अगर रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा। ये जो इतू सा पोर्शन है, ये वाला येलो जो मैंने अभी शेड करा है ना, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसा। और ये वाला जो पोर्शन है इसका रिफ्लेक्शन कुछ आ जाएगा ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। रिफ्लेक्शन ले लिया मतलब इनवर्स आ गया। ज़्यादा दिमाग तो अपन लगा ही नहीं रहे ना, हम लोग असली ग्राफ को थोड़ा सा काटने में दिमाग लगा रहे हैं, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन लेने में दिमाग नहीं लग रहा है। दिस इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। जल्दी से ड्रॉ करें इसे। येलो वाला कॉस इनवर्स एक्स है और जो व्हाइट वाला है दैट इज कॉस एक्स। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स में मार्क कर देता हूँ अच्छे से। ये पॉइंट है 0,1। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया हो। आपको पता है ना कि कोई भी लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, अगर तो कोई भी पॉइंट है, सॉरी, कोई भी पॉइंट है अगर अपने पास a कॉमा बी, उसका रिफ्लेक्शन अगर अपन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट लेते हैं तो क्या आता है, b कॉमा ए आता है। ठीक है, तो a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन आता है b कॉमा ए, याद रखना है। तो 1 0 का रिफ्लेक्शन आ जाएगा 0 1। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट पता करना है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पाई कॉमा -1। ठीक है, इतना तो यार समझ में आना चाहिए आपको, है ना। पाई कॉमा -1 क्यों हो रहा है वो, क्योंकि ये पाई है और ये -1 है ना। इसको आप लिख दो 0,-1। पाई कॉमा -1 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 कॉमा पाई। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। ड्रॉ कर लो इसको। चलो मैं थोड़ा और टाइम देता हूँ, मेरे ख्याल से आपने ड्रॉ कर लिया होगा ना। नया ग्राफ बना देता हूँ, जो आपका इन्वर्स का ग्राफ है ना वो अपन प्रॉपरली बना देते हैं। तो प्रॉपरली अगर इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, है ना। देखिए ध्यान से ना, सिर्फ आगे देखना है आपको अभी। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक बना है ना। ओह,
दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये फ शेप का होता है, फ। आप लोगों ने बचपन में फ तो पढ़ा ही हो, है ना? तो ये उस शेप का है। याद रखने का तरीका है ना, मैं ऐसे ही याद रखता था हमेशा। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस उससे ऊपर ही पाया जा रहा है ग्राफ, है ना? अच्छा, सारे पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज y इज इक्वल टू पाई। ये क्या है, 1,0। और ये वाला जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू पाई है। लाइन जो ऊपर मैंने आपको बना रखी थी ना, वो y इज इक्वल टू पाई है। ये है 0,-1, ये 1,0। ये ग्राफ जो है पूरी तरह से बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब ये आकाश लोक तक नहीं जा रहा है। इस बात को ध्यान दो। कुछ बच्चे जो है वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये नीचे पाताल लोक तक चला जाएगा और ऊपर आकाश लोक तक चला जाएगा। ना भाई ना, कैद हो चुका है, बाउंडेड है ना? ये पाई तक, ऊपर पाई तक जा सकता है और नीचे 0 तक जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 टू पाई। और डोमेन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डोमेन, है ना? अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, -1,0 आएगा, माय बैड। इसको आप सही कर लें। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये क्या आएगा देखते थे। ये वाला पॉइंट, दिस वॉज π/2, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0, π/2। नहीं समझ में आया, फिर से देखो प्लीज, ध्यान से देखो, है ना? ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का ही रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसका रिफ्लेक्शन ये है, ठीक है? अच्छा, तो कॉस कहां पर कट करता है एक्स एक्सिस को, 90 डिग्री पर। मतलब अगर मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री, π/2, 0। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 0, π/2। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, और ये सब नेचुरली दिमाग में घुसना चाहिए कि हाँ, 0, π/2 ये होगा ही होगा, ठीक है? ये y एक्सिस है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले प्लीज। यहाँ पे आप अपना डोमेन लिखें। डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये -1 से लेकर 1, दिस विल बी द डोमेन। तो डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू, बताओ जल्दी से, सबसे छोटा वैल्यू 0। अरे भाई, ये ग्राफ 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, आकाश लोक तक? ना ना ना, 0 से लेकर पाई तक जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी आपकी 0 से ले, बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि दोनों की दोनों इंक्लूडेड है, 0 to पाई। ओके, लिखो इसको जल्दी से, टेक योर टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? लेजेंड्स की तरह मत सोचो, इंसानों की तरह सोचो। जो इंसान होगा ना, वो तुरंत देख के बता देगा कि अपन लेफ्ट से राइट ट्रैवल करते, मतलब ये ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है? तो मतलब डिक्रीजिंग है। आपको इंक्रीजिंग अगर दिख रहा है बाय चांस, तो आप उल्टा ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो उसको। ऐसे मतलब ये लेफ्ट, ये राइट है ना, यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो ये आपको इंक्रीजिंग दिखाई देगा, विच इज रॉन्ग। तरीका देखने का क्या होता है आपका, हमेशा आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हो। और एक्स छोटे कहाँ होते हैं, लेफ्ट पे, बड़े कहाँ होते हैं, राइट पे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। मैं सब लिखवाऊंगा आपको, है ना? सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अपन लिखेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो आप। लिखिए हाइलाइट्स। किसका हाईलाइट, ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हाइलाइट्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ग्राफ पीरियोडिक है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ग्राफ खत्म हो गया। ग्राफ
इतना ऐसा ही ग्राफ है बस, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर इसके अलावा कुछ बन नहीं रहा है तो रिपीट भी नहीं करेगा ना, और पीरियोडिक मतलब रिपीट करना, तो रिपीट तो करेगा ही नहीं क्योंकि खत्म हो गया ना ग्राफ आपका यहीं पे। तो व्हाट विल यू राइट कि cos इनवर्स x इज नॉट पीरियड ए पीरियोडिक लिख दो, अपीरियोडिक। सेकंड, बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है, cos इनवर्स x इज बाउंडेड। थर्ड, अच्छा ये ऑड है या इवन है? ऑड इवन कैसे देखते हैं? ऑड इवन कैसे देखते हैं? इवन अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक होता तो ऐसा होता ना, ये वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन ऐसा आता है, ये होता है, येलो वाला अगर होता तो सिमेट्रिक होता, बट ये इवन तो नहीं है। क्या ये ऑड है? ऑड होने के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये जो येलो वाली लाइन है ना y इज इक्वल टू एक्स है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसके अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। दिख रहा है आपको सिमेट्रिक? मुझे सॉरी इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट, इसके अबाउट सिमेट्रिक कब होता? जब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैं बना तो नहीं पाऊंगा इतना अच्छा, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि इसी का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ नीचे आता है ना कुछ इस तरीके से ऐसे, तो आप बोलते कि हाँ ये ऑड है, बट आप इसको ऑड भी नहीं कह सकते और इवन भी नहीं कह सकते हो। तो क्या लिखोगे? cos इनवर्स x इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, इज नाइदर इवन नॉर ऑड। नन नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नन मतलब क्या है ना, बहुत भोले और मासूम बच्चे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि cos इनवर्स x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डेफिनेटली डिक्रीजिंग है। लिखिए cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग। ये अपन पता नहीं क्यों लिख रहे हैं ऐसा इंग्लिश में ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख दिया तो लिख दिया। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। वर्टिकल टेंजेंट है इसमें, दिख रहा है आपको? ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दे आर बोथ डॉटेड लाइन एंड दे आर बोथ टेंजेंट। किस पे? इस ग्राफ पे। तो और टेंजेंट है तो सही, लेकिन वर्टिकल है, तो आप क्या बोल दोगे? वर्टिकल टेंजेंट। कहाँ पर है वर्टिकल टेंजेंट? एट एक्स इज इक्वल टू, कौन सा पॉइंट है ये? 1, और ये कौन सा पॉइंट है? -1। तो एक्स इज इक्वल टू +-1 पर ये वर्टिकल टेंजेंट आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी ना। नहीं मिलेगी तो आप मेरे पास आ सकते हो, है ना। वर्टिकल टेंजेंट आपको ज़रूर मिलेगा, cos इनवर्स x के हर ग्राफ में मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वर्टिकल टेंजेंट ना मिले। आगे भी अपन पढ़ेंगे, जैसे tan इनवर्स का पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी मिलता है। मैक्सिमम वैल्यू इज, अच्छा बताइए भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। सिंपल सी बात है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पाई एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। सेवेंथ पॉइंट जो है वो आपको रटना पड़ेगा अभी, क्योंकि dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं अपन। तो dy बाई डी एक्स इसका जो होता है वो होता है एकदम साइन इनवर्स जैसा, बट एक नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। 1 - एक्स स्क्वायर लिख लो इसको, -1/1 - एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके अच्छा, ये जो डिक्रीजिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बनाओ और बताओ मुझे कि क्या होगा। cos इनवर्स x 1 ग्रेटर दैन cos इनवर्स x2। अगर मैंने आपको बताया तो आप बताइए मुझे x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा। टाइप करो, बस इतना टाइप कर दो, कौन बड़ा होगा, x1 या x2। अगर cos इनवर्स x1 बड़ा है cos इनवर्स x2 से, तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा?
टाइप करें। छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं अपन कुछ। पहले तो आप ये बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना। तो x1 जो है वो छोटा हो जाएगा, पलट दो ना इनइक्वालिटी को, तो x2 बड़ा होगा। ओके, सही कहना है जैसे निखिल ने कहा, और भी आंसर्स आ रहे होंगे, आई डोंट नो। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। संजना ने भी सेम कहा है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, समझो मेरी बात। मान लो ये पॉइंट है आपका cos इनवर्स x1 है ना, ये बड़ा है किससे, इस पॉइंट से, लेटेस्ट से ये है cos इनवर्स x2। तो cos इनवर्स x1 है, मतलब डेफिनेटली आपका जो x1 पॉइंट रहा होगा वो ये रहा होगा, और x2 पॉइंट रहा होगा वो ये रहा होगा। अच्छा, कौन सा x1 और x2 में से कौन सा पॉइंट राइट मोस्ट पे आ रहा है? जो राइट पे आ रहा है वो बड़ा होता है। नंबर लाइन का तो एक ही रूल है ना, जो अपन ने कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, और मे भी 5वीं में पढ़ा होगा। जो राइट में आता है वो बड़ा नंबर, तो x2 बड़ा नंबर हो गया ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में जो छोटा वैल्यू होता है ना वो बड़े नंबर पे आता है। अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो फिर से सुनो। डिक्रीजिंग फंक्शन में जो छोटा वैल्यू, y में छोटा वैल्यू जो होता है वो बड़े x पर आता है। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया। आदित्य, कशिश, आदित्य, कीर्ति, हिमांशु, सागर, आदित्य, नाइस। समझ में आ रहा है ना आपको फर्क? ओके, तो कुछ छोटे मोटे अपन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अच्छा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। प्लीज यहाँ पे आप देखिएगा, आगे देखिए। ये जो ग्राफ बना है अपने सामने, ये मिटा देते हैं अपन। ये जो ग्राफ बना है हमारे सामने, कौन सा वाला, cos इनवर्स x का ग्राफ। cos इनवर्स x के ग्राफ में आप सबसे पहले एक चीज समझो कि x एक्सिस पर कौन है, साधारण से नंबर, ऑर्डिनरी नंबर्स जो होते हैं, जैसे -1 से 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। वो सारे नंबर्स है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर क्या है बच्चों, y एक्सिस पर है एंगल्स। ये जो y एक्सिस है ना, इस पर आपको हमेशा एंगल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x इज नथिंग बट एन एंगल। मैं आपको लास्ट टाइम पे समझा चुका हूँ, ये कुछ नहीं है, ये बस एंगल है, ये बस एंगल है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको y एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। उल्टा हो रहा है। पहले आप क्या करते थे, पहले आप नहीं सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनो। आपका जब ग्राफ होता था cos का, तो आप क्या करते थे, एंगल डालते थे, और आपको वैल्यू मिलता था -1 से 1 के बीच का। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप -1 से 1 के बीच का वैल्यू डाल रहे हो, और आपको मिल क्या रहा है रिटर्न पे, रिटर्न में आपको एंगल मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको π/2 मिला 0 डालने पर, है ना, और 1 डालने पर आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ये पॉइंट हो जाएगा 1, पाई। अच्छा, -1 डालने पर आपको क्या मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, -1 डालने पर आपको मिलेगा फिर से पाई मिलेगा, तो ये -1, पाई हो जाएगा, है ना। जस्ट लाइक कि पहले आप क्या करते थे, पाई डालते थे तो -1 मिलता था, लेकिन अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि -1 डालोगे तो आपको पाई मिलेगा। समझ में आ रहा है? सब उल्टा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, y एक्सिस पे क्या मिलेगा, हमेशा एंगल। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन एंगल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं इसी आइडिया के साथ। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, cos इनवर्स -1, ये क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स -√3/2, ये क्या होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान देंगे आप, है ना, सुनो इधर देखो प्लीज, आगे देखिए। ये 0 से लेकर पाई, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 0 से लेकर 180 डिग्री, हिंदी मतलब डिग्रीज में। तो अगर मैं डिग्रीज में बोलता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 180। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से पाई। आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा आउटपुट में, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो आपको 0 से 180 के बीच में ही सारे आंसर्स अपने रखने हैं, 0 से 180 के बीच में। तो जैसे मैंने cos इनवर्स -1 डाला, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि cos इनवर्स -1 का मतलब क्या है, कि cos -1 किस x के लिए होता है।
इसको मैं लिखवा देता हूँ फिर से, फॉर विच वैल्यू कॉस बिकम्स -1। ठीक है, किसके लिए -1 होता है? 180 डिग्री के लिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? 180 डिग्री के लिए -1 होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 3 पाई में भी तो -1 होता है ना, लेकिन 3 पाई तक जाना ही नहीं है आपको, आपको 0 से पाई तक आंसर देना है, क्योंकि आपको आउटपुट जो मिलेगा वो 0 से पाई तक ही मिलने वाला है, तो उसके आगे अपन जाएंगे ही नहीं। अपन ने काट दिया ना फंक्शन को अब, तो ये आ गया आपका पाई आंसर। यहाँ पे आ जाएंगे cos इनवर्स -√3/2। आपको देखना है कि -√3/2, चलो मैं आपको है ना क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आप तो खुद ही देख लोगे, इतने समझदार हो गए। ट्राई करो, बताने की कोशिश करो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। cos inverse 1, cos inverse 1/√2, cos inverse half, cos inverse √3/2, cos inverse 1। ठीक है, शांति से एक एक करके जवाब दोगे, या तो आप लिख लो और मैच कर लेना, है ना, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसको टिक कर दूंगा कि आपको टाइप करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे आप अपने पास लिखिए और उसको मैच करो। ठीक है, आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? 0 से लेकर पाई के बीच में। हिंदी में लिख देता हूँ, 0 से 180 के बीच में आंसर होना चाहिए, नेगेटिव आंसर मत दे देना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि -√3/2 कॉस कब होता है? कॉस -√3/2 कब होता है? 0 से 180 के बीच में। अगर आप आगे देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी अभी के अभी। देख रहे हो आगे आप? हाँ, लिखना बंद कर दो। प्लीज़ हैव अ लुक। फड़फड़ाहट जो होती है ना, उसको मैं दूर कर देता हूँ। इसको आप थीटा लिख दो। ये है क्या? ये एक एंगल ही तो है, इसको आप थीटा लिख दो। फिर अगर आपने इसको थीटा लिख दिया तो यू कैन राइट, ये जो कॉस इनवर्स है ना, इसको अपन इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसा अपन करते, मतलब समझाने का तरीका है वो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू LHS में क्या बचेगा? -√3/2। अब थोड़ी फड़फड़ाहट कम हो रही होगी, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ बाई चांस, चलो माइनस हटा देते थोड़ा, तो आप कोई भी बता देगा कि थीटा 30 डिग्री होना चाहिए, तभी √3/2 होगा, है ना, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो आपको 0 से 180 के बीच में आंसर देना है। 0 से 180 के बीच में आंसर देना है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री का भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का भाई देखना है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? 180 माइनस करके। थर्ड में कैसे देखेंगे? 180 प्लस करके। फोर्थ में कैसे देखेंगे? 360 माइनस करके। हालांकि अपने को थर्ड तक तो जाना ही नहीं है ना, फोर्थ तक जाना है, हमको बस सेकंड से काम हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि थर्ड और फोर्थ में भी कैसे देखते हैं, है ना। ये 180 से माइनस कर दोगे तो आपको ये क्या मिलेगा? ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो बेसिकली यू विल हैव 180 माइनस 30 दैट इज 150, 5π/6, 150 डिग्री। ठीक है, अब ट्राई करो आगे के क्वेश्चंस। पहले आप क्या करो ना, ये राइट वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो प्लीज, हर कोई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैंने 2 कॉलम बना के बहुत सोच समझ के दिया आपको, ताकि आपको फर्क समझ में आए। तो पहले राइट साइड वाला करो सॉल्व, फिर लेफ्ट साइड वाला आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको दिख रहा है कुछ हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लग रही है, जो अपन ने क्लास में पढ़ा था वही वाली ट्रिग्नोमेट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन ने जो SL लोनी में सॉल्व किया था उतने लेवल के क्वेश्चन है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना,
राइट साइड वाले का आंसर्स मैं येलो इंक से लिख रहा हूँ, आप लोग मैच करना। cos 1 कब होता है भाई? cos 1 होता है 0 पे। cos 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे। हाँ भाई, cos 1/2 कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। cos √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पर, मतलब π/6। अच्छा, मैंने 2 बार 1 लिख दिया ना, सॉरी, ये लास्ट वाला हटा दो। कर चुके ना, फर्स्ट में कर चुके, तो यू कैन रिमूव इट। समझ में आ रहा है? थोड़ी फड़फड़ाहट कम हुई है। हाँ, इधर आ जाओ। इधर आके देखेंगे अपन अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आपने को आंसर देना है। इतना तो क्लियर है ना आपके दिमाग में कि आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा? अगर नहीं है क्लियर तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली आगे देखना चाहिए। सिर्फ देखे और समझे, सिर्फ देखो और समझो। ये क्यों मिटा रहा हूं मैं? इसको नहीं मिटाते, यहाँ पे आ जाओ। देखिए इधर क्या लिखा है, -1/√2। माइनस को साइड में रखो, जेब में रख लो माइनस को। क्या बचा? 1/√2। कॉस इनवर्स 1/√2। आप बताओ कॉस 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पर, है ना? बट अपने को 45 का सेकंड डिग्री में भाई चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई चाहिए। तो 45 का सेकंड क्वाड्रेंट में जो भाई होता है दैट इज 135 डिग्री, है ना? थोड़ा मैं पहले इसको रेडियंस में लिख देता हूँ ताकि आपको वही आदत अच्छे से हो जाए। तो ब्रैकेट में डिग्री में लिख देते हैं अपन, ठीक है? हाफ, हाफ कब होता है? 60। 60 का भाई 120। 120 मतलब 2π/3। आई रिपीट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये माइनस को मैं भूल गया, सिर्फ हाफ को देखा। हाफ कब होता है? 60 पे। फर्स्ट पे तो 60 पे होता है ना, सेकंड पे कहाँ होगा? 180 - 60 मतलब 120, मतलब 2π/3। क्लियर है? पक्का? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है आदित्य, आपका आंसर जो है वो सही है। अभी तक तो सारे सही है। इसको कॉपी कर लो, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है ये, माना मैं। मुश्किल नहीं है एक्चुअल में, मैंने जो आपको पढ़ा दिया उसके बाद तो आपको लगा होगा कि नहीं इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी भी ब्रेन को ये ग्रास्प करने में मुश्किल जाता है क्योंकि ये डिफरेंट है। ये आपने लाइफ में पहली बार पढ़ा है ऐसा कुछ, दैट इज वाई। अगले पे आ जाइए। थर्ड ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नए पेज में बनाना, सारे ग्राफ नए पेज में बनाओ सारे, और छोटे छोटे ग्राफ बनाओ, बहुत बड़े ग्राफ मत बनाओ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ लोग एकदम बड़े बड़े ग्राफ बना देते हैं, है ना, कि एक पेज में एक ग्राफ आ रहा है। छोटे ग्राफ बनाओ कि हाफ पेज में 2-3 ग्राफ आ जाए, ठीक है? tan x का ग्राफ जो है वो मैं बना देता हूँ आपके सामने। tan x का ग्राफ जो असली ग्राफ होता है tan x का, वो बना देते, फिर काट छाट के जो ग्राफ बनाना है वो भी अपन देखेंगे। तो tan x का जो असली ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये रहा tan x का ग्राफ, ठीक है? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू tan x का। मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाया है, पूरा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अपन बेवकूफ़ नहीं है ना, हमको पता है कि पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। पूरा ग्राफ ऐसा होता है ना, अगर किसी को फड़फड़ाहट हो रही है तो ये ग्राफ पूरा tan x का ग्राफ है, बट ये ग्राफ तो मैनी वन हो गया। तो इसको मैनी वन से 1-1 बनाने के लिए मैंने देखो क्या करा, देखो 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 देखो, मैंने इसको ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, बस इतना सा हिस्सा जो है वो मैंने रख लिया है। अब इसका रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सी लाइन? इसका रिफ्लेक्शन अपन ले लेंगे अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेना है तो देखिए कैसे लेते हैं। ये आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है?
रिफ्लेक्शन लेना बड़ा आसान है। देखिए ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, सॉरी मैंने वाई एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया था गलती से। एक्चुअल में ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा ये, और नीचे वाले का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रांचेस का रिफ्लेक्शन ले लिया। तो जो आपका येलो वाला ग्राफ है ना, उसको अपन अभी ढंग से साफ सुथरा बनाएंगे, टेंशन ना लो। ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, और वाइट वाला ग्राफ हो जाएगा tan एक्स का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan एक्स। ठीक है, कोई एक बच्चा टाइप करके बताइए कि आपका नेक्स्ट लेक्चर जो भी है वो कितने बजे से, टाइम 11:15 या 11:30? ओके, हाँ जी। तो ये येलो वाला जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो आप लोगों ने बना लिया? नहीं बनाया होगा, बना लो। और ये ग्रीन वाली लाइन क्या है? ये है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट होता है? x इज इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड होता है tan, और ये माइनस पाई बाई टू। 11:30, ओके ओके, नाइस, थैंक्स। तो ये पाई बाई टू है और ये माइनस पाई बाई टू है, सही है। अच्छा, अगर ढंग से लिखे अपन बच्चों, यहाँ पर अगर मैं ढंग से लिखता हूँ कि दिस इज पाई बाई टू कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, बहुत ही खूब, माइनस पाई बाई टू कॉमा 0। तो कोई दिक्कत है? ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने। ठीक है, अच्छा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो मुझे? चलो जरूरत नहीं है उसकी, आपको करना क्या है, ये वो जो येलो वाला ग्राफ है ना, इसको ढंग से अब ड्रॉ करना है, ढंग से। अभी अपन ने रिफ्लेक्शन लेके ड्रॉ करा है, तो थोड़ा सा अटपटाहट लग रही होगी कि क्या हो गया ये, लेकिन अभी अपन ड्रॉ करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 0, अरे यार 0 बोल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। रुक जाओ, थोड़ा डॉटेड लाइन पहले बना देता हूँ। ये बन गई आपकी डॉटेड लाइन, और ये बन गया आपका ग्राफ। ये जो ग्राफ बना है अपने सामने, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये जो ऊपर येलो वाला बनाया था ना मैंने, एकदम वही वाला ग्राफ है भाई, ध्यान से देखो वही ग्राफ है। लेकिन ये जो लाइन है आपके पास डॉटेड लाइन, ये क्या है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। मतलब ये ग्राफ जो है, ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच में कैद है ना। अब ये डॉटेड लाइन कहाँ से आई सर? ये यहाँ से आई है। अच्छा, ये जो वर्टिकल लाइन थी पहले क्या थी? x इज इक्वल टू पाई बाई टू। और जिसने स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ा उसको यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी कि क्या है ये x इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू लाइन है ना ये, ठीक है। और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, दो लाइन्स मैंने बना दिए। जब आपका ग्राफ होगा तो फ्लिप होगा ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लो ग्राफ को, चाहे तो वाइट वाले ग्राफ को। और ये जो ग्राफ है आपका, वो यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल चलता है, सिंपल ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा होगा किसी ना किसी ग्राफ के लिए। ठीक है, अच्छा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अपन लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ये x कितना है? हमेशा पाई बाई टू है, तो इस पॉइंट का x तो क्या होगा? पाई बाई टू। और मन की आंखों से देखोगे अगर, है ना, तो आपको दिक्कत नजर आ जाएगा कि y कोऑर्डिनेट जो है वो आकाश लोक है, पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा? इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा इन्फिनिटी कॉमा पाई बाई टू। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट लिखा मैंने क्या? पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इसका पाई बाई टू है।
और y कोऑर्डिनेट ये वाला जो ग्राफ है, tan का ग्राफ तो ऊपर तक जाता है ना, आकाश लोक तक, ये तो जाता ही है। तो π/2 कॉमा इन्फिनिटी इसके कोऑर्डिनेट है, और उसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी कॉमा π/2, और इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस π/2। ठीक है, क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच में कैद है। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इस ग्राफ की, माइनस π/2। माइनस π/2 क्लोज्ड या ओपन? ओपन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो दिख रहा है आपको गैप है ना, टच नहीं हो रहा है, असिम्प्टोड है। लिखिए, हाइलाइट्स, ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, बाउंडेड, ऑड फंक्शन। ऑड बता देता हूँ, काफी आसान है, देखो ना, ये वाली जो लाइन है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये पूरा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर ऐसा जा रहा है और नीचे उसका जस्ट रिफ्लेक्शन है, तो आप इसको ऑड कह सकते हो। तो ऑड फंक्शन होगा ये, नन मत लिख देना, नैनो मत लिख देना, ये ऑड है। अच्छा, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करोगे तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ ये इंक्रीज करता जा रहा है। आगे देखिए प्लीज, मैंने एरो बनाया यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जा रहा है। तो दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो आप मुझे बताइए कि tan इनवर्स x1 अगर tan इनवर्स x2 से बड़ा है ना, तो x1 और x2 में कौन बड़ा होगा? ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, देखो बहुत आसान है, आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, रटना नहीं है। ये मान लेते हैं कि x1 है और ये मान लेते हैं x2 है। किस पर वैल्यू बड़ी आ रही है? बड़े x पर बड़ा वैल्यू, छोटे x पर छोटा वैल्यू। समझ में आ रहा है? बड़े x पर बड़ा वैल्यू, छोटे x पर छोटा वैल्यू, इसलिए जो बड़ा x है उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स x1 क्या है, वैल्यू है, ये बड़ा है, तो इसका x भी बड़ा होगा। वर्टिकल टेंजेंट इसमें है ही नहीं, आपको दिख रही कोई टेंजेंट यहाँ पे नहीं। आई एम एक्चुअली एबल टू ऑब्जर्व हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, मेरे को हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो लिखिए नो वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट। अच्छा, इसका यहाँ पे अपन ने डोमेन नहीं लिखा था, तो डोमेन के लिए जगह तो आपके पास होगी ही होगी ना। इसका डोमेन बताइए बच्चों, क्या रहा है? हाँ, x1 सही था सागर, डोमेन बताइए। अच्छा, एक बात समझो प्लीज प्लीज प्लीज, आगे देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता चला जाएगा, ये नेवर एंडिंग हॉरिजॉन्टली ये चलता चला जाएगा, है ना। तो आपका डोमेन जो रहेगा वो ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि ये पूरा ऐसा फैला हुआ है ना, बहुत फैला हुआ बिजनेस है इसका। और अगर आप रेंज की बात करोगे, रेंज, तो आप मुझे बताइए सबसे छोटा वैल्यू -π/2, सबसे बड़ा वैल्यू +π/2, तो रेंज हो जाएगा वो -π/2 से लेकर +π/2 होगा, दोनों की दोनों एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, हवा है, टच कर रहा है, एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए कि ये इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में ये दूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो रेंज और डोमेन अपन ने लिख दी। अच्छा, इस ग्राफ का कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आएगा ना, लिखो नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा मैक्सिमम मिनिमा? मान लो कि आप में से कोई एक गौरांग बोलता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो π/2 हो गया ना, फिर एक बच्चा और बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, π/2 थोड़ी ना हुआ, π/2 तो एग्जैक्ट हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे हवा है।
पाई बाय 2 होना चाह रहा है लेकिन एग्जैक्ट पाई बाय 2 नहीं हो पा रहा। पाई बाय 2 से जस्ट छोटा जो नंबर आप इमेजिन कर सकते हो वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन फिर आप वो नंबर भी मान लेते हैं रफ एस्टिमेशन की 1.57 जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि पाई बाय 2 शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में पाई बाय 2 तो अटेन नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1.569999 ऐसे करके, है ना। लेकिन वो भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते ना, आप यहाँ पे कितने 9 लगाओगे वो भी अपने को नहीं पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, मैक्सिमा आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, बस आप रेंज बोल सकते हो, हाँ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन 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 ओपन, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन। ओपन पे इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं क्योंकि दोनों एक्सक्लूडेड है, ठीक है, लिख डालो नो मैक्सिमा एंड मिनिमम। सेवेंथ पॉइंट है आपका कि इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे खूबसूरत डेरिवेटिव tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो ओपन इंटरवल है ना, इसकी वजह से इसका मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं ना। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अगला ग्राफ है आपका कॉट इनवर्स एक्स का। यहाँ 8th पॉइंट एक और लिख लो, एक छोटा सा नोट लिख लो, ऊपर वाले में छोटा सा नोट लिख लेना है। लिखिए asymptotes। asymptotes एक मिनट रुक जाओ। द ग्राफ has two asymptotes। asymptotes क्या है, y is equal to pi by 2 एंड y is equal to माइनस पाई बाई 2। asymptote आप सबको पता है ना, नहीं पता तो लिख लो asymptote क्या होता है। टेंजेंट्स, ये सब पता है अपने, अपन ने बहुत पढ़ा है ना, सब पढ़ा है अपन ने, बट मैं लिखवा देता हूँ भाई, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं पता हो। विच मीट्स द ग्राफ, या जो भूल गया हो, है ना, एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ऐसे टेंजेंट जो ग्राफ को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर मीट करे, मीट तो वहां भी नहीं करते बट कोशिश करते मीट करने की। अब लिखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। पहले कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले मैं कॉट एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, है ना। तो कॉट एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये बन गया आपका कॉट एक्स का ग्राफ।
अभी इन्वर्स नहीं बनाया मैंने, सिर्फ कॉट का ग्राफ बनाया है, धीरे धीरे आराम आराम से कॉट का ग्राफ बनाया है। ये आपकी वाई एक्सिस है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। चलो अब अपने को इसका इन्वर्स बनाना है। अच्छा, कॉट एक्स का ग्राफ कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे कि सर और होता है ना, ये भी तो होता है, ये ऐसा चलता चला जाएगा ना, बहुत सारे साइकिल बनेंगे, तो आपने बस इतना सा क्यों लिया? और अगर आपने इतना सा लिया है तो ये वाला क्यों नहीं लिया आपने? ये ना लेते आप, ये वाला ले लेते। तो पहली बात तो जो लॉजिक होता है, इसमें लॉजिक है नहीं एक्चुअल में, जो डिसाइड करा है आपके मैथमेटिशियंस ने, पुराने मैथमेटिशियंस ने जो डिसाइड करा है वही चलता आ रहा है। और उन्होंने किस बेस पे डिसाइड किया वो मैं आपको हल्का सा समझा सकता हूँ। अरे यार वो सच में मिट गया क्या यार? कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, कर लेते ड्रॉ। नो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x का ग्राफ। लेकिन मुझे इसका रिफ्लेक्शन लेना है, किसके अबाउट? ये ग्रीन वाली लाइन जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ y इज इक्वल टू x, उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये ग्रीन वाली जो है, आई नहीं क्या ग्रीन, ये जो लाइन बन रही है अपनी, y इज इक्वल टू x, दिखा आपको? ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू x, है ना। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है आपको, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉट इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ले ले, पक्का? चलिए, तो रिफ्लेक्शन अगर मैं लूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना, ये इतना रिफ्लेक्शन तो ऐसा आ जाएगा। और क्वेश्चन दो यार थोड़ा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन, ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसका रिफ्लेक्शन लिया। आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा कि रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसा ही रिफ्लेक्शन आएगा। बहुत खूबसूरत ग्राफ नहीं बना इस बार, जैसे कि हर बार बन जा रहा था। हाँ, हर बार बन रहा था, इस बार नहीं बना। ठीक है, तो ये येलो वाला ग्राफ है आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स। लॉजिक इसके पीछे ये है कि जो असली ग्राफ है उसको आपने पहले काटा, 1 1 on 2 बनाया, फिर 1 1 on 2 बनाने के बाद आपने क्या करा? उसका फोटो ले लिया, इमेज ले लिया, मतलब है ना। तो ये आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, और उसका इमेज ले लिया तो कॉट इनवर्स x बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को कॉट एक्स का ही ग्राफ नहीं पता होगा कि सर ये कैसे बना दिया। अब मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ यार, ना। कॉट एक्स का ग्राफ तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अच्छा बताओ मुझे जल्दी से बताओ कि कॉट एक्स कहाँ पर जीरो होता है, कौन से एक्स के लिए जीरो होता है? हाँ, कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो भाई जहां पर कॉस जीरो होगा वहीं पर कॉट जीरो होगा। कॉस कहाँ पे जीरो होता है? 90 डिग्री पर। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है बस उसी पे फोकस करो। व्हाइट वाला ग्राफ किसका? कॉट का। ये कहां पर जीरो हो रहा है? यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या हुआ? 90 डिग्री, खत्म। 90,0 टू बी वेरी प्रिसाइज। अच्छा, ये पॉइंट अगर 90,0 है, ये कहां पर हिट कर रहा है? कहां पर कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस पर। तो इसका रिफ्लेक्शन कहां पे कट करेगा? वाई एक्सिस पर, मतलब यहां पर। तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्शन। और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा। तो π/2, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0, π/2। ठीक है ना? इतना कम से कम अपने को पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो मुझे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अच्छा, y में तो ये देखिए
पाताल लोक तक जा रहा है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा ही होगा। अच्छा, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये होता है पाई। अरे भाई कॉट का ग्राफ आपको, कॉट यहाँ पे नॉट डिफाइंड है ना, कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है कॉट? जहाँ पर साइन जीरो हो, और साइन कहाँ पर जीरो होता है? एक तो जीरो पर, तो ये जीरो पर तो असिम्प्टोटिक है ही, जीरो पर भी ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोल दूँ आपके सामने तो कितना हो जाएगा? 0 कॉमा, ऐसा लिखता हूँ 0 प्लस, क्योंकि थोड़ा सा जीरो से आगे है ना ये वाला पॉइंट, तो 0 प्लस कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है ना। जीरो से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, मैं जूम करके बता दूं क्या दिख रहा है? जीरो से स्लाइटली आगे है, तो 0 प्लस कॉमा इन्फिनिटी। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, जो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स पाई होना चाहिए वैसे तो, है ना, लेकिन पाई से थोड़ा सा पीछे, पाई से थोड़ा सा पीछे, एग्जैक्ट पाई पर तो हवा है, पाई से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसका ढंग से ग्राफ बना देते हैं अपन, खेल खत्म हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन लेना सिखाया है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ग्राफ भी बता सकता हूँ, जो कि गलत नहीं होगा बताना। एक मिनट रुक जाओ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसका जो ग्राफ है देखो, येलो वाला ग्राफ आप देख ही नहीं रहे हो, येलो वाला ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया है? नहीं, मतलब दिस ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, जेड शेप का हल्का सा, मतलब मैं बचपन में ऐसे याद रखता था कि थोड़ा थोड़ा जेड शेप का दिखता है ये ग्राफ। है ना, हल्का सा। और जो मैंने आपको ग्राफ बना के बताया, दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट काम चल जाएगा अपना, है। आई वुड से 70-80% एक्यूरेट है, थोड़ा ऐसे ही होता है ग्राफ ना। ये पॉइंट क्या है? 0। अच्छा आप बताइए मुझे कि पहला असिम्प्टोट कहाँ पर था बच्चों? पहला असिम्प्टोट था 0 कॉमा इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो दूसरा असिम्प्टोट कहाँ था? पाई पे। तो पहला था एक्स इज 0 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब y इज इक्वल टू 0, और ये पाई, तो y इज इक्वल टू पाई, है ना। जो असिम्प्टोट है उनका रिफ्लेक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप, मैंने जो ग्राफ बनाया येलो वाला, उसको एज इट इज ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। येलो वाला ग्राफ मैंने एज इट इज बनाया, येलो वाला ग्राफ जो है ना वो ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब वो अटका हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल चलने लगा है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली एक असिम्प्टोट रहा होगा, है ना। और ये असिम्प्टोट जो रहा होगा वो ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, तो ये असिम्प्टोट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, है ना, ठीक है। तो ये असिम्प्टोट क्या था? x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू पाई, वही मैंने वहां पे बताया आपको, y इज इक्वल टू पाई। अच्छा, ये कट करने वाला पॉइंट जो था वो देखते हैं अपन, यहाँ पर कट करने वाला पॉइंट क्या? पाई बाई 2 कॉमा 0, इसी का रिफ्लेक्शन है 0 कॉमा पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा पाई बाई 2, ये ओरिजिन है 0 कॉमा 0, ये हो गया आपका ग्राफ कॉट एक्स का। हाईलाइट्स तो मैं लिखे दूंगा, लिखे y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, नहीं सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। आप मुझे बस एक एक बात बताइए कि ये पीरियोडिक है ना? दिस इज ए पीरियोडिक, ये ए पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। बाउंडेड है? हाँ बिल्कुल बाउंडेड है। अच्छा डोमेन बता दीजिए मुझे, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? x बिलोंगिंग टू r, और रेंज क्या हो जाएगा इसका? y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बोथ ओपन। चेक करो खुद से, 0 पर ओपन है, अरे दिख रहा है ना, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट, सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसका? 0, और 0 पर भी ये क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, हल्का सा गैप है, टच नहीं हो रहा है। और
पाई तक जा रहा है तो पाई पर भी ये टच नहीं हो रहा है ग्राफ, यहाँ पर भी हल्का सा गैप है, इसको तो एसिम्पटोट कहते हैं। तो 0 और पाई दोनों पर टच नहीं हो रहा है तो दोनों पर ओपन रखना पड़ेगा अपने। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लुट गए सनम? ऐसा तो नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, ए पीरियोडिक हो गया, बाउंडेड हो गया, ऑड या इवन है, ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। फोर्थ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये डिक्रीजिंग है, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फिफ्थ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्टिकल टेंजेंट इसमें है क्या? नहीं है, तो नो वर्टिकल टेंजेंट लिखिए, नो वर्टिकल टेंजेंट। और डिक्रीजिंग है तो एक बात और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए बताइए कि अगर आपको मैं बोलूँ कि कॉट इनवर्स ऑफ x1 और कॉट इनवर्स ऑफ x2, इनमें से ये बड़ा है, ध्यान से ना, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, हर बार की तरह आसान नहीं है क्वेश्चन। आप बताइए मुझे x1 x2 में से कौन बड़ा होगा? बस टाइप करना है आपको, 15 सेकंड का मैं एक हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ, चार्जिंग पे भी लगाना है मुझे। हाँ, इसमें उल्टा होता है। क्या होता है भाई कि डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर, तो इनइक्वालिटी का साइन आप एकदम तमीज से पलट दो। ठीक है, अगर कॉट इनवर्स x1 छोटा है कॉट इनवर्स x2 से, इसका मतलब x2 मतलब जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ किन किन लोगों ने x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है। हाँ ठीक है, निखिल आपका आंसर सही है, सागर आपका आंसर भी सही है, कशिश आपका आंसर भी सही है, कीर्ति का भी सही है, गुड। ठीक है, बाकी के आंसर्स में देखता हूँ, संजना का भी सही है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम आएगा क्या? नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? नो मैक्सिमम एंड मिनिमम, नो मैक्सिमा एंड मिनिमम। ठीक है, आदित्य आपका भी सही है, गर्जे आपका भी सही है, मंथन आपका भी सही है। क्यों भाई मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपने को पता ही नहीं है सबसे बड़ा वैल्यू क्या है हमको। अरे भाई यहाँ पे पता ही नहीं, आप पाई बोल ही नहीं सकते हो ना, पाई पे तो टच नहीं कर रहा है, तो पाई से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? वी कैन नॉट डिफाइन इट। स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अ नंबर विच इज जस्ट स्मॉलर देन पाई, वी कैन नॉट डिफाइन इट। 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या बोलोगे आप? कोई बच्चा मेरे को 2.9 बोल देगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मैं तो थोड़ा और बड़ा बता सकता हूँ, 2.99, जो कि 3 से छोटा है अभी भी, फिर 2.999, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट, राइट? यू सिंपली कैन नॉट डिफाइन इट। सो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पाई से जस्ट छोटा नंबर जो है यू कैन नॉट डिफाइन इट, तो मैक्सिमा तो नहीं हुआ अपने पास डिफाइन, और मिनिमा भी सेम लॉजिक से नहीं हुआ, तो नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। डी वाई बाई डी एक्स काफ़ी आसान है, जो आपने tan इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का होता था, इसमें आप चुपके से माइनस लगा दो तो आपका कॉट इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, ग्राफ को रटने के तरीके, याद करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, सुनो ध्यान से, tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो -π/2 से π/2 ट्रैवल करता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वो एस शेप का ग्राफ होता है, ये थोड़ा सा एस जैसा दिख रहा है आपको, हल्का सा एस जैसा दिखता है, और कॉट का ग्राफ थोड़ा सा जेड जैसा दिखता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कॉट का ग्राफ है और ये टैन का ग्राफ है। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा ध्यान से, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है, दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है तो नीचे भी आया है और ऊपर भी आया है, वेयर एज कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, मतलब मैं पर्सनली क्या करता था कि जो मेरा लास्ट पेज होता था हमेशा कॉपी का, आप लोगों के लास्ट पेज में तो पता नहीं क्या होता है, बट लास्ट पेज में हम लोग क्या करते थे कि ग्राफ्स बनाने की बहुत रैंडम प्रैक्टिस करते थे।
तो ये कॉट का ग्राफ हो गया। तो मैं फटाफट ऐसे बनाता था सब कुछ एकदम, जैसे कि मुझे पता है कि कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, पाई पर, है ना, क्योंकि कॉट पाई नॉट डिफाइंड होता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई का उल्टा, मतलब 0, पाई, पाई कॉमा 0 का उल्टा 0, पाई बस। और ये जो आपको असिम्प्टोट है आपको पता चल जाना चाहिए, दिस इज पाई एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके आप रफ ग्राफ जो है वो बनाते रहो, आंख बंद कर करके बनाते रहो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि कॉट में चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक बना लो आप पहले। मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता दे रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी पढ़ोगे। इससे टफ चैप्टर आप शायद एक ही और है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि आजकल सिलेबस से हट चुका है। तो मतलब बोर्ड्स के सिलेबस से हट गया है, जेई के सिलेबस में भी काफ़ी बेसिक है, अब उतना एडवांस नहीं आता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लिखें, चलो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं अपन, छोटा सा, है ना, लिखिए नोट। कॉट इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, दोनों की दोनों। अच्छा सुनो, कॉमन मिसकंसेप्शंस जो है वो मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ, चलो वो लास्ट में बताऊंगा ना। कॉमन मिसकंसेप्शंस जो है वो लास्ट में बताऊंगा। दोनों ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक ऑन आर। कंटिन्यूसली मोनोटोनिक, कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, लिखिए ऊपर लिख लो ना हल्का सा, आइदर इंक्रीजिंग, या तो हमेशा आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा और हमेशा ग्राफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, मान लो कि आप में से कोई एक, है ना, कोई एक स्टूडेंट से मेरी बातचीत हो रही है, और वो स्टूडेंट से बातचीत जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से, पहले थोड़ा स्पेस जो है बढ़ा लेंगे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मान लो कि मेरी मंथन से बात हो रही है, मंथन को मैंने बोला कि एक ग्राफ है जो कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी रेंज क्या होगी, है ना। तो मंथन का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि सबसे ऊपर नाम वही दिखा है ना, तो आप लोगों को मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। ठीक है, समझना ध्यान से प्लीज, है ना। अगर मैंने मंथन को बोला कि कोई ग्राफ है जो कि हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है, तो उसकी रेंज क्या होगी। मंथन ने बोला कि सर हमेशा इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली वो ऊपर आकाश लोक तक जाएगा, बढ़ रहा है ना, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो आकाश लोक तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तो ऊपर जाएगा। और हमेशा डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग है, मतलब ये नीचे से आया होगा कहीं से, तो ये माइनस इन्फिनिटी से आया होगा, तो इसकी रेंज मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मंथन ने ऐसा कहा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी, है ना। तो क्या उसकी बात सही है? क्या अगर आपका ग्राफ हमेशा मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, क्या आपका ग्राफ हमेशा अगर इंक्रीजिंग है तो वो आकाश लोक तक चला जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग है तो ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे कि अपना ग्राफ है कॉट एक्स का, सॉरी कॉट का नहीं, टैन का बता देता हूँ, टैन का इंक्रीजिंग है ना। देखिए ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है,
ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हर बार इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू आ रही है प्रीवियस वैल्यू से, बट ये आकाश लोक तक थोड़ी ना गया, ये गया कहाँ तक, ये π/2 तक गया। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोड है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ का इंक्रीजिंग होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी रेंज जो होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी मैंने जो चीज़ बोला वो आपको समझ में आना चाहिए। ग्राफ अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आकाश लोक तक चला जाएगा, तो उसकी रेंज आर हो ये जरूरी नहीं है। वही चीज अपन ने लिखी है, दे आर कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक ऑन आर। इट डज नॉट इम्प्लाई, लिखिए, डज नॉट इम्प्लाई, एक मिनट, does not imply that their range is y belongs to r। मतलब हमेशा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आकाश लोक तक चला जाएगा, और इसका मतलब ये नहीं है सिंपली कि उसकी रेंज y belongs to r हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? एकदम लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? अगर आपका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है और हमेशा डिक्रीजिंग है, जैसे कभी कभी डिक्रीजिंग होता है तो लोग बोलते हैं कि डिक्रीज हो रहा है मतलब डेफिनेटली पाताल लोक तक जाएगा। नहीं भाई, क्यों जाएगा? हो सकता है एसिम्प्टोड आ जाए, ऐसे एसिम्प्टोड आ जाएगा तो भी तो ये डिक्रीज तो हो ही रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, हमेशा सारी जिंदगी डिक्रीज होगा, बट ये पाताल लोक तक नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट जो है, अच्छा मैं आपसे अगर उल्टा बोल दूं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है और उसकी रेंज ऑल रियल नंबर है, ध्यान से देखना है ना, लिखिए, पहले लिख देते हैं ना, फिर मैं आपसे टाइप करवाऊंगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है एंड हैज रेंज y belongs to r, देन इसका मतलब ये है कि इट इज मोनोटोनिक। अभी ये बात सही है या गलत है ये अपने को खुद आप लोगों को टाइप करना है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज मोनोटोनिक का मतलब होता है हमेशा इंक्रीज करना या हमेशा डिक्रीज करना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जैसे अपनी लाइफ है ना, वो इस पॉइंट पे मोनोटोनिक है, जैसी है वैसी चल रही है। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। तो क्या ये बात सही है? मोनोटोनिक ब्रैकेट में लिख दो, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है ना, ऐसे टूट नहीं रहा है। डिसकंटिन्यूस ग्राफ ऐसे होते हैं, देखो ऐसे आ गया, फिर एक गड्ढा आ गया और फिर इधर से ग्राफ चालू हो गया, तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस है आपका ग्राफ और उसका रेंज ऑल रियल नंबर है, मतलब ये पाताल लोक से आकाश लोक तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये बात फॉल्स है ना, तो यहाँ पे डज नॉट इम्प्लाई कर लो, ये इम्प्लाई जो है ना इसकी जगह आप डज नॉट इम्प्लाई कर लो। क्यों भी? क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो पाताल लोक से आकाश लोक तक अगर उसको जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग हो सकता है कि ये डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर चला गया। अभी भी देखो पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक जा रहा है, एंड इट इज कभी कभी इंक्रीजिंग कभी कभी डिक्रीजिंग। तो वही लिखा है कि अगर आपका ग्राफ कंटिन्यूस है और रेंज उसकी आर है, जैसे कि ये कंटिन्यूस है, हाँ रेंज आर है, हाँ, क्या ये मोनोटोनिक? नहीं, इट इज नॉट मोनोटोनिक। मतलब क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग है? नहीं। ये कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग कभी इंक्रीजिंग। तो आपको पता नहीं है इस बारे में कि हो क्या रहा है। सही है, बीच में कई बार ऊपर नीचे जा सकता है, तो फॉल्स है। आदित्य, आपने जो ट्रू लिखा है वो गलत है। तो अभी अपने ग्राफ्स जो है वो तो खैर खत्म हो गए, काफ़ी हद तक खत्म हो गए ग्राफ्स।
एक ग्राफ, ये यहाँ तक लिखो, ये पॉइंट लिखो आप। एक ग्राफ और है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो मैं सीकेंट का ग्राफ बताता हूँ, कोसेक का आप लोग खुद से बना लोगे। ठीक है, फंक्शन चैप्टर आप लोगों ने, आपको काफ़ी टाइम मिल गया होगा ना इतनी छुट्टियों में। अगर आपने सिर्फ पबजी खेला है या सीओडी खेला है तो आई एम वेरी सॉरी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आपने अगर मॉड्यूल सॉल्व किया है ईमानदारी से, अगर 70% भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लिखिए भाई, डायरेक्ट अपन ग्राफ बनाते हैं। लिखिए ग्राफ ऑफ, अगला कौन सा, फिफ्थ वाला होगा ना, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स। अब ये वाला जो ग्राफ है मैं रिफ्लेक्शन के हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करना फिर उसके बाद साफ ग्राफ बनाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, और इसमें रिफ्लेक्शन लेना ऑनेस्टली बताऊँ तो आसान नहीं है। तो उसको अपन अभी इतना, और ज़रूरी भी नहीं है। आई डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिएगा। रुक जाओ जरा 1 मिनट। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा, चलो वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से, इसमें 2 डॉटेड लाइन बनती है। मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बता रहा हूँ, ग्राफ कैसे आया है वो नहीं बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ग्राफ कैसे आया है। समझ में आ रहा है ना फ़र्क आपको? क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और उसका कोई काम नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। मॉड्यूल की डिस्कस अपन करेंगे, मंडे से स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए, ये पॉइंट है आपका पाई, ये पॉइंट है पाई/2। कल से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले तो अपन ने ढांचा तैयार कर दिया, अब अपने को ग्राफ बनाना है। दिस पॉइंट इज -1, 0, दिस पॉइंट इज 1, 0। ये x एक्सिस है और वो y एक्सिस है। x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब ग्राफ बनाते हैं अपन येलो इंक से। तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो है वही बता रहा हूँ मैं आपको ग्राफ का। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। बना, थोड़ा मुश्किल ग्राफ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ भाई, ये ग्राफ इस तरह से क्यों आया है वो हम समझते हैं। ये सेक इनवर्स एक्स बनाया मैंने आपके सामने। पहली बात तो आपको एक चीज़ समझनी है, समझो कि ये जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टली ऐसा चलता चला जाएगा, है ना, असिम्प्टोटिक है ये भी सेम।
थोड़ा सा अजीब ग्राफ बना है, ऑल्दो इसकी ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी नहीं इस ग्राफ की, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, बट डोमेन और रेंज तो अपने को पता होनी चाहिए। तो लिखिए डोमेन, इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू -1 to 1। एक मिनट रुक जाइए, ऑल रियल माइनस होना चाहिए था ना, तो ऐसा लिख देता हूँ -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। इसका मतलब क्या हो गया ना, देखो ये बीच वाला इलाका, यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पर हवा है, इधर ग्राफ है ही नहीं, मतलब 1 के राइट हैंड साइड में ग्राफ है और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है, इन दोनों के बीच में हवा है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है पाई, तो 0 से लेके पाई इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। देखिए 0 to पाई हो जाएगी रेंज। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आएगा जो मैं मिस कर गया, 0 to पाई, बोथ इंक्लूडेड रहेंगे, 0 भी और पाई भी। अच्छा, बीच में एक पॉइंट जो है वो देखो, जो पाई/2 है ये अटेन नहीं हो पा रहा है, पाई/2 यहाँ पर हवा है और इधर भी हवा है, तो पाई/2 को अपने को हटाना रहेगा। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, कल ही बता दूंगा, ये तो टाइम अपना खत्म हो गया है, और आसानी से इसको अपन याद भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी अपन इसको खत्म करते लेक्चर को, आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया, कल अपन इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, रिवाइज करिए इसको, है ना, ध्यान रखिए, बाय बाय।